भौतिक नश्वर काया को उन्होंने छोड़ दिया था और 42 वर्ष की आयु उन्होंने जिया था। लेकिन इन सब के बावजूद स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया क्या होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने आचरण से और अपने व्यवहार से, अपने विचार और आचरण में एक साम्यता लाकर के कोई बात कहता है, कैसे देश और दुनिया उन्हें सुनती है। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक सनातन धर्म को वैश्विक मंच पर उसी प्रभावी ढंग से रखा। आप याद करिए, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। जब ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त कोई भारत की सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की चर्चा करना अपने आप में दुरूह कार्य था। किस किस प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर रही होंगी, लेकिन उस समय शिवा सन्यासी ने हर भारतवासी के मन में राष्ट्र के प्रति एक चेतना के जागरण करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत का उन्होंने दौरा किया। और जब 1893 में शिकागो रिलीजियस समिट में उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वह भी कुछ राजाओं के द्वारा दिए गए योगदान के परिणाम स्वरूप वे वहां पहुंच पाए। लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति यहां क्या बोलेगा, लेकिन उनकी बोलने की शैली भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में जो भाव थे, और जब वैश्विक मंच के सामने उन्होंने भारत की इस परंपरा के बारे में, समृद्ध सनातन धर्म की परंपरा के बारे में प्रभावी ढंग से अपने वक्तव्य को उस मंच पर रखा, पूरी दुनिया भाव विभोर होकर के उन्हें सुन रही थी, निहार रही थी। और भारत का एक सन्यासी अपने प्रारंभिक उद्बोधन से लेकर के अंतिम उद्बोधन तक, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल समिट में एक निश्चित समय होता है, उस एक छोटे से अंतराल के अंदर उन्हें अपनी बात को रखना होता है। लेकिन कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद बोलना प्रारंभ किए तो हर व्यक्ति उन्हें निहार रहा था, उनकी बातों को, उनको बोलने के तरीके को के प्रति इतना मंत्रमुग्ध था कि हर व्यक्ति उन्हें अधिक से अधिक सुनने की चाह रखता था। और फिर स्वामी विवेकानंद न केवल दुनिया में छा गए, लेकिन जब भारत में भी आए तो भारत में भी जगह जगह उनके स्वागत के लिए, जो पहले अनाम थे, गुमनाम थे, वो आज वैश्विक मंच पर छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे भारत, पूरा भारत उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतवासियों को उस समय उस चेतना के प्रति जागरूक करने के लिए कहा था। जब वे वापस भारत आते हैं तो उन्होंने भारतवासियों से कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन याद रखना, हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए, और वह है अपना देश, अपना राष्ट्र धर्म। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते। एक समय आएगा जब ये देश स्वाधीन होगा, लेकिन स्वाधीन भारत के लिए हमें उस प्रकार की मानसिकता के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। अपने देश को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना होगा।
परंपरा का एक बेहतर समन्वय करते हुए पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। और देखते ही देखते जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों का अनुसरण किया तो अगले 4-4.5 दशक के अंदर भारत को स्वाधीन होने में समय नहीं लगा। 1947 में देश आजाद होता है। यानी यह एक कालखंड भारत का है जो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। देश के युवाओं के लिए और देशवासियों से एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा था कि आपके सामने चुनौती जितनी कठिन हो, याद करना उस कठिन चुनौती का सामना करने के लिए आपको जो परिश्रम करना पड़ रहा है, यह परिश्रम आपकी जीत को उतनी ही शानदार कर देगी। और शानदार जीत के यानी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उस विकल्प को इधर उधर मत ढूंढिए, अपने संघर्ष में, अपने परिश्रम में ढूंढिए। स्वामी विवेकानंद के उन मार्गों का अनुसरण करते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और विज्ञान के इस व्यापक समन्वय से ही प्रेरित होकर के प्रदेश में हमारी सरकार ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें दुनिया के सक्षम और स्मार्ट युवा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है।